एक ऐसी बीमारी जिसे हम सब सुनते हैं, हम सब देखते हैं, कई लोगों में भारत में हमें देखने को भी मिलती है, लेकिन थोड़ी सी हम जो कहते हैं ना ध्यानपूर्वक तरीके से उसको थोड़ा दृष्टि जो हमारी होती है वो अलग हो जाती है उसको देखने की कि हाँ कि हमें क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नज़रिया घातक हो सकता है खुद ही के लिए। और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया टीवी के स्टूडियो में डॉक्टर दुर्गतोष पांडे सर, मणिपाल हॉस्पिटल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक जो हम बात करते हैं कि कैंसर पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। कैंसर शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स हैं जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है। आमतौर पर जैसे लंग कैंसर मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है, और महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। इसके अलावा कोलोन का कैंसर, आंतों का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर, लिवर का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, ये सारी सर्वाइकल कैंसर, तो ये ओवेरियन कैंसर, ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, बट कुछ ऑर्गन्स ज़्यादा प्रभावित होते हैं दूसरे ऑर्गन के। सर लंग कैंसर की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग और टोबैको चूइंग और इन सब के ज़रिए ज़्यादा फैलता है। तो व्हाट डज टोबैको कंटेन, ऐसा क्या टोबैको में होता है जो उसके लिए हार्मफुल होता है? टोबैको में कम से कम 3000 ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजन है। नाइट्रोजामीन सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल है। एडिक्टिंग सब्सटेंस निकोटीन है। निकोटीन से कैंसर होने की संभावना उतनी नहीं होती है, लेकिन ये एडिक्टिंग सब्सटेंस है। ये इसकी वजह से टोबैको के लिए एडिक्शन होता है कि उन 3000 को और वापस ली जाए। तंबाकू से सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, टोबैको से बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं। लंग कैंसर है, मुंह का कैंसर जो च्यूइंग टोबैको की वजह से होता है। लेरिंजियल कैंसर से, स्मोकिंग से होती है। मुंह के पीछे के भाग का कैंसर, किडनी का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर। ये सारी चीज़ें आपके टोबैको से हो सकती हैं। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, हार्ट की बीमारी और भी चीज़ें होती हैं। हर तरह के बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको तंबाकू से अछूता है। सर कैंसर खुद एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। इस पर अगर हम एक एक कैंसर की बात करें तो पूरी शायद हमें एक हफ्ते का समय या उससे ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कैंसर में उस लाइफस्टाइल के बारे में बात करें कि हम खुद को कैसे हेल्थी रख सकते हैं, तो आज हम उसी पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। पहला जो मैं रखना चाहूँगा अपना सवाल वो ये रहेगा कि हम कैसे डिटेक्ट करें कि भाई हाँ अब ये जो गांठ है या फिर ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये कैंसर से ग्रसित हो चुका है, डॉक्टर के पास कब जाएं? तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। तो हम अभी मान लीजिए कि हम प्रिवेंटिव वाली बात करेंगे, तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में तो हेल्दी लाइफस्टाइल एटसेट्रा है, बट अभी आपका सवाल कुछ और था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे में कैंसर के रिस्क आ गए हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि WHO ने भी डिफ़ाइन किए हैं, और मैं थोड़ा सा कुछ हद तक बता देता हूँ आपको। कोई भी ऐसी गांठ जो थोड़ी अनयूजुअल है, जो किसी को भी लग रहा है कि ये गांठ कहीं पर हुई है, कहीं भी हो सकता है शरीर में, महिलाओं में ब्रेस्ट में हो, किसी को पेट में हो, किसी को और कहीं हो, गर्दन में हो, कोई गांठ ऐसी हो जो कि 1 महीने से ठीक नहीं हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाइए। एक दूसरा, कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है, कोई अनयूजुअल साइट से ब्लीडिंग हो रहा है, मोशन में ब्लड अगर आ रहा है, या उल्टी में ब्लड आ रहा है, खांसी में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, खून का थक्का आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें चिंता का विषय है और इसमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई अल्सर जो कि घाव हो गया, जो हील नहीं कर रहा है, बड़े दिनों तक हील नहीं कर रहा है, ये भी 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता अगर हील नहीं कर रहा है, इसमें भी जाना चाहिए डॉक्टर के पास, उसकी जाँच करानी चाहिए। ये भी कैंसर हो सकता है। फिर कोई जैसे मस्से होते हैं, बहुत लोगों के मस्से होते हैं, उन मस्सों में कुछ चेंज हो रहा है, उसके आकार में चेंज हो रहा है, उसके साइज़ में चेंज हो रहा है, उसके रंग में चेंज हो रहा है, या उसमें से खून निकल रहा है, अल्सर हो गया, ये फिर अपने आप में कैंसर की निशानी हो सकती है। वज़न कम होना, अगर आप एक्सरसाइज करके वज़न कम नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप खुद चाह रहे हैं वज़न कम करना तो एक अलग बात है, लेकिन यदि 10% वज़न 6 महीने के अंदर कम हुआ है तो ये एक गंभीर विषय है, इस पर किसकी भी जांच करानी चाहिए। निगलने में दिक्कत,
निगलने में अगर दिक्कत होनी शुरू हुई है, इसकी भी जांच करानी चाहिए। खांसी जो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है और वो सेटल नहीं हो रही है, इसकी जांच करानी चाहिए। आवाज़ में बदलाव हो गया, किसी और कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, सर्दी खांसी की वजह से होता है, लेकिन वो जनरली 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। वो अगर ठीक नहीं हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए दिखाने के लिए। आमतौर पर अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हैं या कोई और भी चीज़ हो जो कि अनयूजुअल हो, जिसकी आपको डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना चाहिए। और अगर कैंसर ना हो तो, और अगर कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है आपकी बॉडी में, तो वही डिटेक्ट हो जाएगा उसके ज़रिए। बहुत खूब सर। हम जब बात करते हैं कि आपने जैसा बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो होता है उसकी वजह से भी होता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें दिल्ली में या फिर मेट्रो जो सिटीज़ हैं, उनमें कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्या इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं पोल्यूशन है या कोई और फैक्टर? तो इसका उत्तर बहुत सिंपल नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो जैसे अर्बन सिटीज़ में, स्पेशली जो टियर 1-2 सिटीज़ में जो हो गए हैं, तो हमारे हैबिट्स थोड़ी सीडेंटरी हो गई हैं। हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, लोगों में ओबेसिटी ज़्यादा है, लोगों का वजन भी ज़्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। तो ऐसे में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, और अलग अलग जगह में कैंसर होने की संभावना, जैसे कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियम का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ये सब चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये सब चीज़ें ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं ऐसी जगह में, उसकी वजह से भी कैंसर होता है। पॉल्यूशन जहाँ तक बात है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये पॉल्यूशन एक तरह का स्मोकिंग ही कहेंगे हम, ठीक है। हर वो केमिकल जो स्मोकिंग में आता है वो पॉल्यूशन से भी निकलता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है। जो दिल्ली में शुरू से रह रहा है, बचपन से रह रहा है, वो बचपन से वो एक्सपोज्ड है उन एयर पॉल्यूशन से, तो नेचुरली उसमें कैंसर के इंसिडेंस बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मतलब अगर कोई दिल्ली में रहकर स्मोकिंग भी कर रहा है तो वो डबल कैंसर का मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रकोप भी है। सर, ये एक बात हुई कि हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, सिम्टम्स क्या और किन वजहों से हो सकता है। एक और जो सवाल दिमाग में पनपता है वो ये है कि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद एग्जैक्टली क्या करे शख्स? अगर कैंसर का डिटेक्शन हो गया है तो एक तो डॉक्टर की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा सबसे बड़ा एम ये रहेगा कि हमने डायग्नोसिस बना लिया, अब स्टेजिंग करना है कि डायग्नोसिस है कैंसर, किस तरह का कैंसर है वो तो समझ में आ गया बायोप्सी से। अब स्टेजिंग करनी है, तरह तरह के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पेट स्कैन है और भी सीटी स्कैन से एट्सेट्रा, वो तरह से हम एक स्टेज पर के निष्कर्ष पर भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद उस स्टेज और उस डायग्नोसिस के बेसिस पर हम उसका ट्रीटमेंट बताते हैं मरीज़ को, ये ट्रीटमेंट कराना है। वो ट्रीटमेंट आमतौर पर आजकल एक स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट नहीं है। कम ही कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सर्जरी से काम चल जाता है या सिर्फ कीमोथेरेपी से काम चल जाता है। मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स में ट्रीटमेंट मल्टी मोडालिटी है। जब मैं मल्टी मोडालिटी की बात करता हूँ तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सिस्टमिक थेरेपी, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इन सब के कॉम्बिनेशंस कब कौन सा देना है ये बेसिस होता है। कई सारे पेशेंट्स में पहले सर्जरी, उसके बाद कीमोथेरेपी, फिर रेडियोथेरेपी। कई और पेशेंट्स में पहले कीमोथेरेपी से शुरू करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये हर स्पेशलिस्ट मिलके आपस में मिलके डिसाइड करते हैं। ये तो डॉक्टर्स की तरफ से है। मरीज़ की तरफ से उसे तैयार रहना पड़ेगा ये ट्रीटमेंट करने के लिए। ये देखिए, ये साधारण बीमारी नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है। और जब भी मैं ऐसे मरीज़ों को देखता हूँ, मैं बोलता हूँ अपने 6 से 8 महीने निकाल के हमें दो, जिससे कि हम आपका इलाज अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। ये समय उसका नहीं है कि हम कैजुअल रह के इलाज करें, ये सर्दी खांसी वाली बीमारी नहीं है। हाँ, तो ये इसमें बहुत सारा फैक्टर्स इन्वॉल्व है। ये 6 से 8 महीने लगते हैं एक आमतौर पर एक कैंसर का पूरी तरह से इलाज करने में, और वो टाइम मरीज़ को, उसके परिवार के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन वो वक्त निकाल के देना होता है उसको। सो व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ हेयर? वो कीमोथेरेपी पर डिपेंड करता है। ये कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स में ये ज़्यादा कॉमन है। देखिए, कैंसर सेल्स क्या होते हैं जो कि तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, अनरेगुलेटेड फैशन में तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम जो कीमोथेरेपी देते हैं वो उन कैंसर सेल्स को मारने के लिए, उसका मैकेनिज्म क्या है कि जो सेल्स तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम मारेंगे।
तो वो कई बार ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कि ये कैंसर है या कोई और सेल है। तो कि कोई भी सेल जो कि तेजी से डिवाइड कर रहा है उस पर असर करेगा। बोन मैरो, इसीलिए बोन मैरो सप्रेशन होता है, काउंट्स कम होते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है। बाल भी उसी का फिनोमिनन है। बाल बढ़ता है तो उसके फॉलिकल्स में कहीं ना कहीं सेल डिवीजन रैपिड हो रहा होता है, तो इसलिए बाल भी निकलते हैं। इंटेस्टाइन में जो उसकी म्यूकोजा होती है, लाइनिंग होती है, उसमें रैपिड डिविजन्स होते हैं, इसलिए दस्त होता है कई बार म्यूकोसाइटिस उसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स है कीमोथेरेपी की। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो बाल गिरने की समस्या है ये टेम्पररी है। ये जब कीमोथेरेपी के एजेंट्स का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो बाल वापस आने लगते हैं। ओके सर, जैसा आपने कहा कि ट्रीटमेंट जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो बाल वापस आ जाते हैं, लेकिन वो जो बॉडी की एनर्जी है, जब हम ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, अब हम रिकवर हो चुके हैं और डॉक्टर कहते हैं कि 1 साल बाद आप फिट हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो शख्स पहली जैसी जो ज़िंदगी थी वो मिस करता है। सो दिस इज़ अ पोस्ट कैंसर सिम्टम और व्हाट? तो आपकी बात सही है, लेकिन तकरीबन अगर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 6-8 महीने के अंदर उस मरीज़ को अपने पुराने लाइफस्टाइल में आ जाना चाहिए कायदे से। ज़्यादातर पेशेंट्स आ जाते हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो होता है, थोड़ा एक्चुअल इफ़ेक्ट भी है, फिज़िकल इफ़ेक्ट भी थोड़ा है, लेकिन अगर उसको उत्साह दिया जाए डॉक्टर्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो कोई कारण नहीं है कि वो वापस अपने लाइफस्टाइल में नहीं आएगा। So there will be no depletion in the energy or something? थोड़ा होता है, लेकिन वो रिकवर किया जा बॉडी सकता है। में बहुत क्षमता है उसको रिकवर करने की। ओके, हमारा बॉडी एक कार का मशीन नहीं है, उसके अंदर से अपनी ऊर्जा निकलती है। एक मुश्किल होता है तो मुश्किल के वक्त में और ऊर्जा निकलती है। तो वो मरीज अगर उसको ठीक से पॉजिटिव वे में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है तो एनर्जी भी रिकवर हो पॉजिटिव है, तो वो भी रिकवर करेगा। ओके सर, अब हम बात करते हैं थोड़े से खान पान की तरफ। क्या खाना जो है, फूड जो लाइफस्टाइल में ही आ जाता है एक तरह से, लेकिन क्या खाना भी इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को इन टर्म्स ऑफ कैंसर? डायरेक्टली तो कम करता है, इनडायरेक्टली थोड़ा ज़्यादा करता है। इन द सेंस कि अगर हमारा फूड हैबिट्स वैसा है जो कि हमें ओबीज बना रहा है, तो वो ओबेसिटी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कैंसर में। डायरेक्ट इफेक्ट भी है, लेकिन वो थोड़ा कम है। जैसे बहुत तली हुई चीज़ें लेना, उसको एकदम बिल्कुल कोई चीज़ एकदम ब्लैक एंड हो जाए तल के डीप फ्राई करके तब उसको खाना, ये सब चीज़ें, किसी में बहुत ज़्यादा नमक हो वो लेना। जैसे साउथ में आपका गैस्ट्रिक कैंसर, पेट का कैंसर ज़्यादा कॉमन है नॉर्थ के अपेक्षा। उसका एक कारण ये भी है कि उनके खाने में सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो एक ये भी कारण है। दूसरा, खान पान में अगर हम जाएं तो एक गॉल ब्लैडर कैंसर है, जो कि बाकी देशों में जाएंगे तो ये रेयर कैंसर है, एकदम रेयर कैंसर है। साउथ में रेयर कैंसर है, लेकिन अगर आप गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बेल्ट को देखेंगे तो ये कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है। ये हमें नहीं मालूम है कारण क्या है, इन गंगा ब्रह्मपुत्रा के बेल्ट में फॉर सम रीज़न ये कैंसर काफ़ी कॉमन है। फिर ये खान पान से रिलेटेड होता है। कुछ लोगों ने हाइपोथेसिस दी है कि मस्टर्ड ऑयल की वजह से हो रहा है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये हाइपोथेसिस ही है, लेकिन और भी रीजंस हो सकते हैं। कुछ ना कुछ पानी से या खाने से रिलेटेड होगा। कुछ लोगों ने ये हाइपोथेसिस दी है कि गंगा में हेवी मेटल्स की मात्रा होती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से हो सकता है गॉल ब्लैडर कैंसर। जो भी हो, कुछ लोगों का है कि कोई कीटाणु की वजह से हो सकता है, लेकिन फॉर सम रीज़न गॉल ब्लैडर कैंसर इस बेल्ट में बहुत कॉमन है। तो ये सब चीज़ें खान पान से रिलेटेड हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ कैंसर जरूर होती हैं, कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर। सर, जेनेटिकली जब हम बात करते हैं तो ये जेनेटिकली ट्रांसफरेबल डिजीज़ भी मानी जाती है? ऐसा है नहीं, करीब अगर सारे कैंसर हम मिला दें तो करीब 5% कैंसर्स होंगे जो कि जेनेटिकली ट्रांसफरेबल डिजीजेस होंगे। नॉट ट्रांसफरेबल, बट अगर माँ बाप में किसी को, फैमिली में किसी को है तो उसके जो बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हेरिडिटरी ऐसे कौन से कैंसर, ऐसे कुछ ऐसे अगर नाम? 5% में, ब्रेस्ट कैंसर में 5% है। Okay. ऐसा कि जिसमें मान लीजिए किसी के परिवार में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर 3 लोगों में हुआ हो, फर्स्ट सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में। फर्स्ट सेकंड डिग्री रिलेटिव्स मतलब माँ बाप हुए,
दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाचा, ये लोग जो हुए, मौसी जो हुई, तो ये इन लोगों में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर अगर हुआ हो तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम उसमें और बारीकी से जाना चाहें तो जेनेटिक म्यूटेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन टेस्ट कर सकते हैं, उससे भी और पता चलता है। इस तरह के और भी हैं कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट्स ऑफ थायराइड कैंसर्स हैं जिनमें कि जेनेटिक हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन होता है, बट आमतौर पर ये हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन पर हम लोग उतना जोर नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो ये नॉन मॉडिफाइबल है। आप रिस्क फैक्टर जानकर आप स्क्रीनिंग अब सजग रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नॉन मॉडिफाइबल है। हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर तो मतलब जैसे अगर तो मतलब उसका डिटेक्शन ही एक सॉल्यूशन है। अगर किसी को है और वो नहीं चाहता है आगे बढ़ेगी तो उसे पहले उसके लिए कोई वो नहीं है कुछ क्योर कि भाई आगे नहीं जा पाए जिससे ये जो कैंसर का सिम्टम, अगर कैंसर हो गया है तो हाँ मतलब आगे किसी पीढ़ी को ना जाए? नहीं, उसके लिए तो स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ है। उसके लिए आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी को कैंसर है और वो ब्रैका, सपोज ये क्वेश्चन आपको बहुत स्पेसिफिक तरीके से बताता हूँ, किसी में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के लिए BRCA1 और BRCA2 जीन्स होते हैं, उसका म्यूटेशन हो गया, तो वो म्यूटेशन अगर हो गया और वो म्यूटेशन डिटेक्टेड है तो उस महिला को अपने लाइफ टाइम में 70% चांस है कि ब्रेस्ट कैंसर होगा और 50% चांस है कि ओवेरियन कैंसर होगा। तो उसके लिए तो बड़े सारे और ऑप्शंस हैं, जैसे बायलैटरल मैस्टेक्टमी कुछ लोग करा लेते हैं, ठीक है, कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी कराया हुआ है, बायलैट दोनों तरफ की मैस्टेक्टमी करा लेते हैं, ओवरीज निकलवा लेते हैं। अगर जो नहीं कराना चाहते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग कराते रहिए, बार बार अपने बॉडी की तरफ सजग रहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए और आप उसको ठीक कर पाएँ। सर जाते जाते एक आखिरी मैसेज जो आप हमारी जनता को देना चाहें कैंसर बीमारी से बचने के लिए? कैंसर बीमारी से बचने के लिए मैं एक मैसेज जो हमेशा देता हूँ वो है कि तंबाकू, प्लीज़ तंबाकू छोड़ दें अगर आप ले रहे हैं तो, और अगर आपने शुरू नहीं किया तो उसको अवॉइड करें। तंबाकू कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है और करीब करीब 40% कैंसर, सारे कैंसर से अगर मिला दें तो 40% कैंसर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो यदि हम तंबाकू को इक्वेशन से हटा देते हैं तो एक जनरेशन में 15 से 20 साल में ये कैंसर का इंसिडेंस आधी हो जाएगी। ये इतना बड़ा हम एफर्ट, एक स्टेप ले सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हम तंबाकू से दूर रहें। एज अ सोसाइटी, गवर्नमेंट या डिसीजन मेकर्स, हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम बहुत डिफेंसिव खेलते हैं हम एज गवर्नमेंट्स, एज डिसीजन मेकर्स टोबैको कंपनीज़ के साथ। इतना नहीं, हमें थोड़ा और एग्रेसिवली इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तंबाकू से रहें दूर और अपने परिवार और इस दुनिया में रहें पास। अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, टोबैको से थोड़ा दूर रहें और साथ ही हेल्दी खाना खाएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।